हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में आपको चैप्टर 1 का 1.2 का पहला सवाल करवाने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपकी पूरी तरह से मदद कर सके। तो चलिए, और आपको हमारे YouTube चैनल पर अच्छे से बहुत आसान वीडियो द्वारा समझाया जाएगा किस प्रकार सवालों को सोल्व किया जाता है। अब देखिए, आपका पहला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 100 पहला जो सवाल है हमारा 140 है। इसके क्या करना है, हमें अलग अलग गुणनखंड निकालने हैं और उसमें बताना है कि कौन कितनी बार है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप पहला सवाल, ये हो जाएगा 140 के लिए। देखो, अब हमने 140 लिख दिया है। अब 140 को कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। आपने पिछली कक्षाओं में करे होंगे सवाल, आपको याद भी है और बहुत आसान भी है। देखो, सबसे पहले यहां पर इकाई अंक क्या है, 0 है। यदि हमारा इकाई अंक 0 है तो हम इसको किससे सोल्व कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, क्योंकि 2 के लिए नियम ये होता है, यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देते हैं 2 से इसमें भाग। 2 सती क्या होता है, 14 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 0। 0 का कोई मतलब नहीं है तो वापस यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम क्या फिर 2 से देंगे, 2 त्या 6, एक मिलकर हो जाएगा 10, 2 पंजे की 10। अब आ गया हमारे पास इकाई का अंक 5। इकाई का अंक 5, यह संख्या किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, सॉरी, यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम इसको 3 से करते हैं। तो 3 के लिए क्या नियम है, 3 के लिए यह नियम है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने पर जो संख्या आती है वह 3 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से। और 5 के लिए नियम यह है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम 5 से विभाजित कर लें, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 7 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब हमने निकाल लिए हैं तो क्या लिखोगे, 140 बराबर 2 2 5 और 7। यहां पर आप 2 कितनी बार है, 2 5 1 7 भी 1 टाइम है। बस यही इतना सा करना था आपको और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक सेकंड सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 156। अब हम 156 को हल कर रहे हैं तो 156 के निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। देखो, 2 सती 14, एक बचेगा, 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर किससे करोगे, 2 से करोगे, 2 त्या 6 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 बचेगा। अब हम 8 को मिला देंगे तो 18 हो जाएगा, 2 इनम 18 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहां पर इकाई का अंक 9 हो गया है, 2 से विभाजित नहीं होगा। अब हम 3 के लिए, तो बच्चों आपको 3 के लिए क्या नियम बताया था, आपको बताया गया था कि 9 और 3 को जोड़ना है, जोड़ने पर जो संख्या आती है वह 3 से विभाजित होगी या नहीं। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है और 3 से 12 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हम इसमें भाग दे सकते हैं 3 से। 3 एक कम 3, 3 त्या 9। अब आ गया 13, और 13 किसी भी पहाड़े से विभाजित नहीं होगा, वो सिर्फ 13 से ही विभाजित होता है। तो अब 156 के लिए क्या लिखोगे, 2 2 3 और 13। 2 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 3 कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। और 13 कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। यह हो जाएगा आपका आंसर। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को सोल्व कर लेते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 3 हमारा, 3825। चलिए, जैसे ही आपने संख्या लिखी तो आपके मन में प्रश्न आया कि किससे विभाजित होगा। तो यहां पर आप देखोगे इकाई का अंक जो है हमारा वो 5 है, तो 5 है, तो अब हम इस संख्या को 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो किससे करोगे, आप 3 से करते हैं। तो 3 के लिए हमने आपको नियम बताया था, क्या बताया था, 8 और 2 10, 5 15 और 3 18। मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके,
3 एकम 3। अब आपके पास क्या है 8, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचेगा 5 के साथ 15, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 से ट्राई कर सकते हैं, 7 5 12, 15 चला जाएगा, 3 चुक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, सॉरी 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से देखते हैं क्या, 6 5 और 2 7 4 11, नहीं जाएगा, 5 से कर लो, 5 8 40। क्या आया यहाँ पर आपके पास, 5 8 40 आया, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 55 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, अब आएगा 17 एकम 17, तो 3825 के हमने निकाल दिए हैं। क्या आएगा, 3 3 5 5 और 17। ठीक है, अब 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, और 17 कितनी बार, 1 बार है। यह हो जाएगा आपका आंसर। आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार हमने इसको सोल्व किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। 5005। अब 5005 के हम निकाल रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास यहां पर जो इकाई का अंक है वो 5 है, तो 5 इकाई का अंक 5 है, इस कारण से यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या करना है, 3 से कर लो, 5 दूनी 10, 3 से नहीं जाएगी, अब किससे जाएगी, 5 से। 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5। अब 5 से विभाजित 1 नहीं होगा तो किससे करेंगे, 7 से कर लो, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3, 7 चुक 28 हो जाएगा, 7 त्या 21, 7 से नहीं जाएगी, 11 से, 11 एकम 11, 11 त्या 33, और ये किससे चला जाएगा, 13 से, 13 एकम 13। तो 5005 के लिए क्या करा आपने, पहले किससे विभाजित करी, 5, फिर 7, फिर 11 और 13। यही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर डबल या रिपीट नहीं है। ठीक है, अब हम आज का लास्ट सवाल कर रहे हैं 7429 के लिए। 7429 को भी हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर वही समस्या कि किससे विभाजित किया जाए। तो विभाजित के लिए जो हमने नियम बताया वो आपको सभी को पता ही है, क्या क्या करना है। लास्ट में 9 है तो यह 2 से नहीं जाएगा, 3 के लिए आपस में जोड़ दो तो 3 से भी नहीं जाएगा। इस प्रकार 5 के लिए 5 होना चाहिए, 7 से नहीं जाएगा, 11 13 15, सॉरी 13 के बाद 17 19 23 29, इस प्रकार बहुत सारी संख्याओं से आपको इसको विभाजित करना है। तो ये जो 7429 संख्या है यह 17 से विभाजित हो जाएगा। देखिए अब कैसे होता है, 17 चूंकि क्या होगा 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा, 2 मिला दिया तो 62, 77 51 हो जाएगा। अब कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 11 बचेगा, 9 मिले 17 7 119 हो जाएगा। अब यह संख्या 17 से नहीं जाएगी, 19 से कर लेते हैं, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, 57 हो जाएगा, 19 त्या 57, और अब आ गया 23 एकम 23। तो 7429 के लिए 17 19 इंटू 23 यह संख्या आ चुकी है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, हर प्रकार से मदद कर सके और आपको आसान वीडियो द्वारा बताया जाएगा किस प्रकार सवालों को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक सेकंड क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मतलब जो संख्या दे रखी है हमारे पास, जो दी रहे उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उन दोनों में संबंध एक स्थापित करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। तो चलिए अब हम सवाल जो पहला है उसको सोल्व कर रहे हैं। तो जो पहला सवाल है वो क्या है, 26 और 91। तो जब 26 और 91 के पहले हम गुणनखंड अलग अलग निकाल लेते हैं। 26 और 91 निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा 26 और ये हो जाएगा हमारा 91। तो 26 का किससे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 त्या 6 हो जाएगा। 13 किससे जाएगा, 13 से, 13 एकम 13, ये हो गया 26 का। अब हम 91 का निकालेंगे, किससे निकालेंगे, 7 से निकालेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 त्या 21 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा 13 से, 13 एकम 13। 26 के लिए आपने क्या प्रोसेस करी है, 2 इंटू
13 और इंकाणु के लिए क्या हो जाएगा 7 × 13 हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो अब इसके पहले देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाए। किसमें 26 और 91 में। ठीक है, तो अब आप ध्यान देना। और दूसरी चीज यह है कि इन दोनों 26 और 91 में वह संख्या जो दोनों में सेम होती है, दोनों में सेम है, वह होता है हमारा एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर 2 है, इसके पास 2 नहीं है, 13 दोनों के पास है, तो जो हमारा एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 13 इन दोनों के पास है और 13 से यह दोनों संख्याएं डिवाइड हो सकती है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो आपको एचसीएफ में क्या करना, जो संख्या दोनों के पास सेम है वो होता है हमारा एचसीएफ, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, आपको सभी संख्याओं को लेना है। क्या करना है, सभी संख्याओं को लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। 2 को लेंगे 7 और 13, अब इनका मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 14 का 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। मतलब हमने यहां तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। इसके बाद इसमें बोले जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करने पर यह करना है कि इन दोनों संख्याओं को यदि हम गुणा करेंगे वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, वो आपको जांच करना है। चलिए अब जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, दोनों संख्याएं कौन सी हमारी 26 और 91। एचसीएफ क्या आया हमारा 13 और एलसीएम कितना आया 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 13 दूनी 26, 26 का 6 यहाँ से लाया 2। अब आपको 13 का आपने 8 बार गुना, 13 8 104, 104 105 106, यहाँ से लाया 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 2366। ये आ जाएगा हमारा 2366 आ गया ना, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका भी कितना आ जाएगा 2366 आएगा। दोनों आंसर सेम है, यही आपको जांच में लाना था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो ये आगे हमारा आंसर आ चुका है। 26 और 91 को सोल्व कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप बच्चों स्वयं सोल्व कर लेना, बहुत आसान है और आ भी जाएगा। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो हम आपको सोल्व करके बताते हैं किस प्रकार सोल्व किया जाता है। 336 और 54। तो हम 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं और 54 के निकालते हैं। तो 2 से चला जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, कितना आया यहाँ पर 6 आया, 1 मिल गया 16 हो गया, 2 टी 16, 2 टी 16, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 7 21 और 7 एक कम 7। 54 का देख लो, 2 एक 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक, निकाल दिया हमने इनके 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा 336 में कौन कितनी बार है ना। 336 के लिए 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 भी 1 बार हो जाएगा। 54 के लिए 2 कितनी बार आया, 1 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार। ओके, अब हम इनके एचसीएफ बता देते हैं कि एचसीएफ क्या आएगा और एलसीएम हमारा क्या आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने पहले पिछली कक्षाओं में करवा ही दिया है। अब आप देखिए इसमें ध्यान से, एचसीएफ मतलब यह वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पास हो। ठीक है, अब यहाँ आपके पास आएगा 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी है, लेकिन करना क्या है, जिसकी पावर कम है, जिसकी घात कम होती है, जो न्यूनतम घात है वो हमें लेना है। तो देखो यहाँ 2 की घात कितनी है, 4 है, और इसके पास कितनी है, 2 की घात कितनी है, 1। तो जो सबसे न्यूनतम घात है वो हमें लेना है। तो जो न्यूनतम घात वो कितनी है, 2 है, वो 1 है। तो क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ में, सिर्फ क्या लिखोगे आप, 2 आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम घात हमें लेनी है। यहाँ पर क्या है, 3 है की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 3 है।
तो आपको क्या लेना है, जो न्यूनतम घात है वह लेना है। तो कितने आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में इसका विपरीत करते हैं। विपरीत मतलब जो न्यूनतम नहीं, अब हमें अधिकतम घात लेनी। क्या करना, अब हमें अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो क्या लिखोगे, 2 की घात 4 हो जाएगा। फिर क्या, 3 की घात कितने लोगे आप, 1 लोगे कि 3 लोगे, 3 लोगे, और ये हो जाएगा हमारा 7। तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 की घात जो 4 है वो कितना आएगा, देखो 16, 27 और 7। जब इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3024। अब हमारा एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया 3024। इन दोनों संख्याओं का अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है और इन दोनों संख्याओं के इंटू के बराबर है या नहीं, ये हमें जांच करना है। चलो अब जांच करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास, 336 इंटू 54। यहां पर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3024। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 चुक 24 का 4, हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 13, 14, 0 आएगा, 1 जोड़ दिया 1 हो जाएगा, 36 18 आ जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा 18,144। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, खंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, 12, 15, 21। अब एलसीएफ और एचसीएफ निकालना आपको पता ही है, क्योंकि हमने सेकंड सवाल में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब आगे वहां पर सिर्फ अंतर ये कि यहाँ पर 3 संख्या है, वहां पर कितनी संख्याएं थी, 2। करने का तरीका सेम है, कुछ भी नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले अब हम इसको हल कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास, 12, 15 और 21, तीनों के अलग अलग निकाल देते हैं हम गुणनखंड। 12, 15 और ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब 12 के लिए क्या करोगे आप, 12 के लिए 2 से दोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 त्या 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। ठीक है, 15 के लिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तीनों के हमने अलग अलग निकाल लिए हैं। अब आपके पास क्या है, 12। तो 12 के लिए क्या है आपके पास, 2 2 और ये हो जाएगा 3। 15 के लिए क्या है आपके पास, 3 इंटू 5। 21 के लिए 3 इंटू 7। ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें कोई भी चेंज करना नहीं है। अब हमारा एचसीएफ क्या आएगा, देखिए ध्यान से, एचसीएफ जो तीनों के पास सेम संख्या हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, वो होता है हमारा एचसीएफ। और तीनों के पास सेम होना चाहिए, है ना। इसके पास 2 है, यहाँ पर नहीं है। 3 3 3 3 तीनों के पास है, तो जो एचसीएफ है वो हो जाएगा हमारा 3। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में सभी को लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको लिखेंगे। अब 3 कितनी बार है, सभी के पास 1 है तो 1 ही बार आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 और आ जाएगा आपका 7। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 का 2 में करें 4, 4 का 3 में कर देंगे 12, 12 5 जा 16, 16 का 7 में करेंगे तो आ जाएगा 420 और यह हो जाएगा आपका एलसीएम। निकाल लिया हमने एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक सेकंड सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 17, 23 और 29। 17 के निकालेंगे, 23 के, और यहां पर हम 29 के निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये जो तीनों संख्या है यह अभाज्य संख्या है। ये कि तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने के कारण यह किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए हमें इनको स्वयं से ही विभाजित करना पड़ेगा। 17 एकम 17, ये हो जाएगा हमारा 23 एकम 23 और 29 एकम 29 हो जाएगा। अब बस लिखना है, 17 के लिए क्या करा आपने, 17 इंटू 1 कर दीजिए। 23 के लिए क्या करोगे, 23 इंटू 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार 29 के लिए भी लिख दोगे, 29 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि
17, 23, 29 तीनों के पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो मैच हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या क्या है 1 1 1, तीनों के पास सेम है। और दूसरी चीज, अगर किसी भी संख्या में कोई संख्या अगर नहीं मिल रही है हमें सेम, तो हम एक को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, हम एक को मान लेंगे, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा 17, 23 और ये आ जाएगा आपका 29। इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11,339। यह हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को सोल्व करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में हमारे पास क्या है, 8, 9 और 25। तो 8 के निकालेंगे, फिर 9 के और फिर 25 के। चलो 8 किससे जाएगा, 2 से, 2 चुक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। 9 किससे जाएगा, 3 से, 3 त्या 9, 3 एकम 3। 25 5 से, 5 25 और 5 एकम 5, तीनों के हमने गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब 8 के लिए क्या करेंगे आप, 2 2 2 हो जाएगा, 8 का हो गया। 9 के लिए क्या करोगे आप, 3 3, ठीक। और इसी प्रकार 25 के लिए, तो 25 का क्या आ जाएगा, 5 × 5। अब आप यहाँ देखोगे कि इनके पास कोई, किसी के पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो हमारा एचसीएफ आ सकता है, तो हम इसको 1 × 1 × 1 कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास, एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम के लिए देखो यहाँ पर क्या है, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3 × 1 कर देंगे, 3 × 1, ये हो जाएगा 5² × 1। अब यहाँ पर इनको 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3 2 5²। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 8, ये 9 और ये आ जाएगा 25। आपको 8 और 9 का करेंगे तो 72 × 25 आ जाएगा। अब 72 और 25 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1800। ये आ जाएगा आपका एलसीएम और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जिसमें आपको 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो है 9 है। तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, क्या है वो फॉर्मूला, देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। यह संख्या है। एलसीएम हमारे पास नहीं है तो एलसीएम ही हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 9 है। 9 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 306 × 657 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा एलसीएम। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये आएगा 3। क्या आ गया आपका 306 × 73 इक्वल में हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम इक्वल में आ जाएगा 22,338। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 5 सोल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें किससे भाग चला जाता है, 10 से भाग चला जाएगा। किससे भाग जाएगा, 10 से। एक दूसरी बात ये, 10 के बाद किससे भाग जाना चाहिए, 2 और 5 से भी जाना है। क्यों चाहिए, क्योंकि 10 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आता है, 2 × 5 आता है। चलो तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे, यदि कोई
संख्या, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। क्या लिखोगे आप? यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी, तो आपने क्या लिखा? 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, या संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? अब देखो आप, तो जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 के लिए क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 5। अब हमें पता चल गया कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसके लिए अब हम देखते हैं 6। तो 6 के लिए देखोगे, यदि हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 शामिल होना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। किसके कर रहे हैं अपन? 6 के। तो 6 क्या था? 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। अब हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग कर देंगे। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? n, और 5 की पावर क्या आ जाएगा? सॉरी, 3 की पावर आ जाएगा n। अब आपको आप देखना, यहां पर हमने 10 के करे तो 2 इंटू 5 आया था, यहां पर 2 इंटू 3 आया है। हमें किसकी जरूरत है? 2 और 5 की। क्या हमारे पास यहां पर 5 है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब यह निकलता है कि यह संख्या 0 पर समाप्त, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। क्या लिखा आपने? 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी पावर 6 की घात n 0 अंक पर समाप्त होती है। अतः क्या लिखोगे आप? अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। करना है क्या? एक बार वो समझ लिए। देखिए, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो आपको क्या करना है? यह ध्यान देना है कि वह संख्या 10 से विभाजित होना चाहिए। तो 10 से होना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं, उसके जब गुणनखंड निकाले तो उसमें क्या आना चाहिए? 2 और 5 अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। तो हमने 6 के निकाले तो 6 में क्या है? 2 और 3 आए, लेकिन 5 नहीं आया। तो आपने लिख दिया 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो हम यह निष्कर्ष निकालते कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, क्या लिखा है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और दूसरी संख्या है 7 6 5 4 3 2 1 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो आपको इसका कारण बताना है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह होती है जिसके भाजक 2 या 2 से अधिक हो। भाजक मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 10 है, तो 10 के जब हम भाग देंगे तो उसमें किस किस संख्या से भाग चला जाएगा? 2 से भी चला जाएगा और 5 से चला जाएगा। तो अब क्या कह सकते हो? आपके 10 भाज्य है, भाज्य है। अभाज्य संख्या मान लीजिए भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें केवल एक ही संख्या से भाग जाता है, उसका जो भाजक है सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। अब आपको यह देखना है, ठीक है ना? समझ में आ गया है कि भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, वह भाज्य संख्या कहलाती है। चलो लिखिए, क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे भाज्य संख्याओं के 2 या
2 से अधिक भाजक होते हैं। भाजक, जो भाज्य संख्या होती है उसके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। हमारे पास जो संख्या है, अब उस संख्या क्या है उसको ध्यान से देखना है। हमारे पास संख्या है, क्या है, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखो 7 11 13 प्लस 13, इन दोनों के पास यहां भी 13 है और यहां पर भी 13 है, तो 13 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा, 7 गुणित 11 गुणित 1 प्लस 1। 1 क्यों आया, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 तो बचता है ना इसके पास, फिर ये 13 हो जाएगा। अब आपको हल करना है तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 13, 11 से 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 13। अब ये जो 78 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 78 को आप लिख सकते हैं 78 लिख सकते हो। अब आपका जो आंसर आया है वो 2 या 2 से अधिक बार है या नहीं। तो देखो पहली बार क्या है 13, फिर 13 है और 6, तो इसका मतलब है यह संख्या, ये भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड करे तो उसमें क्या पता चला, 13 13 और 6। तो आप लिख दोगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, अतः यह इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। आ गया समझ में। अब दूसरी जो संख्या हमारे पास वो देख लीजिए। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहां पर ये 5 है ना, ये 5 दोनों जगह पर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को कॉमन लिया तो क्या आएगा, 7 6 5 कॉमन ले लिया हमने, 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 5। 7 का गुणा 6 में करना है, फिर 4 में 3 में 2 में 1 में गुणा करना है, और जो संख्या आती है उसमें 1 को प्लस करना है। तो इन सबका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1008 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा हमारा 1009 आ जाएगा। 1009 की संख्या आ चुकी 1009। तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो भाजक है वो 1 से अधिक बार है। एक बार 5 आ गया और एक बार क्या आ गया, 1009 आ गया। तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या, अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है। क्या हुआ, यहां पर भी 2 से अधिक भाजक है, आप इसको निकालोगे तो और सारे निकलेंगे। तो अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है, तो यह संख्या भाज्य संख्या है। चलो ठीक, आगे आपको समझ में। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 कर लेते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को सोल्व कर रहे हैं। क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न अगर समझ में आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी बातों को समझो। प्रश्न कह रहा है किसी खेल के मैदान, एक मैदान है कि चारों ओर, कहां पर, चारों, एक वृत्ताकार, मतलब एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इतना बना लिया, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है वो इस मैदान का यदि एक चक्कर लगाएगी तो उसको कितना समय लगेगा, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है। तो क्या करना है, प्रश्न बोलता है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना आरंभ करेंगे, एक ही समय पर चलना आरंभ करेंगे। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद वे पुनः वापस
अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम पहले समझा देते हैं आपको किस प्रकार सोल्व करते हैं। जैसे रवि, अब रवि, तो रवि मान लीजिए एक चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18 मिनट लेता है, सॉरी 12 मिनट। ठीक है, ये रवि हो गया। अब जो सोनिया है, मान लीजिए सोनिया, अब सोनिया कितना समय लेती है? वो 18 मिनट का समय लेती है। पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है वो? 18 मिनट का समय लेती है। तो रवि एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है 12 मिनट में और सोनिया चक्कर कंप्लीट करती है 18। तो हमें क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने पर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा इनका प्रारंभिक बिंदु। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे सबसे पहले आप, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं एवं सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। क्या लिखा आपने? आपने लिखा है रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं एवं सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद क्या हो जाएगा? एक समय बाद वे दोनों, क्या लिखोगे? एक समय बाद, क्या लिखा आपने? एक समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान, क्या लिखा आपने? स्थान पर होंगे। कब होंगे? जब स्थान पर होंगे जब वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। क्या लिखा आपने? एक समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे जब वह समय 12 और 18 का, क्या लिखा आपने? वह जब समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। चलो ठीक है, 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का एलसीएम निकाल लेना और इधर 12 का, तो 18 क्या आ जाएगा? 2, 3 और 3। ठीक, 3 क्या 9 दिन 18। इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 18, यहां पर 2 कितनी बार है? 1 बार है, और 3 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 12 के लिए 2 बार है, और 3 कितनी बार है? 1 बार है। एलसीएम में आपको बताया गया है, तो एलसीएम क्या होता है? जिसकी पावर ज्यादा होती है उसे आपको लिखना है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 पर कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 2, तो 2 ले लेना। हल करोगे तो क्या? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 9 चुक 36। तो क्या है? कितने समय बाद? तो हो जाएगा 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, हो जाएगा आपका आंसर। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।